तो आइए आज इस बहुत ही गहरी और रहस्यमयी रचना को समझते हैं। ये कोई आम कविता नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें सीधे हमारे मन के सबसे अंधेरे और खामोश कोनों में ले जाती है। आपने गौर किया होगा कि हम अक्सर अपनी बाहरी दुनिया की उलझनों के बारे में तो खूब बात करते हैं, लेकिन इंसान के भीतर जो परछाइयां, जो खामोशी और जो उथल पुथल चल रही है, उसे शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल होता है। आंतरिक यात्रा, सच कहूं तो ये शीर्षक बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ कुछ पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उन भावनाओं को सच में महसूस करेंगे जो एक गहरे एकांत और एक अनकहे डर से जन्म लेती हैं। तैयार हैं? तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। इस शुरुआती पंक्ति पर जरा ध्यान दीजिए। अब यहां उत्तर भटकते और खटकती सोच है। क्या बात है! ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की उस पूरी उलझी हुई स्थिति का एकदम सजीव चित्रण है। सोचिए, आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि हम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, है ना? यानी सवाल भटकते हैं, लेकिन यहां कवि कह रहा है कि उत्तर भटक रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि समाधान तो शायद हमारे आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन हमारी खुद की दृष्टि इतनी धुंधली हो गई है कि हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ देखिए, खटकती सोच मतलब वो विचार जो आपको एक पल की भी शांति नहीं देते, जो लगातार मन में किसी कांटे की तरह चुभते रहते हैं। एक ऐसी वैचारिक उलझन जहां हर नई सोच एक बोझ लगने लगती है। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही बुनियादी और हमारे वजूद से जुड़ा हुआ सवाल। आखिर अर्थ खोजने की कोशिश में भी हम खुद को इतना खोया हुआ सा क्यों महसूस करते हैं? ये वो सवाल है जो इस पूरी रचना की नींव है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस दौर से ज़रूर गुजरते हैं ना। जब हम अपनी ज़िंदगी का, अपने रिश्तों का या खुद अपने होने का मतलब तलाश रहे होते हैं, तब अचानक एक अजीब सा डर, एक बहुत ही गहरा अलगाव हमें घेर लेता है। बस यही वो डर है, यही वो मानवीय अकेलापन है जिसकी एक एक परत को इस कविता में आगे खोला गया है। अब विचारों के इस भंवर से निकलकर जरा एक कदम और अंदर की ओर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जहां हमें अपनी ही बनाई परछाइयों और मन की गहराइयों का सामना करना है। देखिए, अनजाने रास्तों पर चलने का ये सफ़र कभी आसान नहीं होता। परछाइयाँ, गहराइयाँ, उखड़ती सांसें और वो अनजान रास्ते, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये इस मुश्किल यात्रा के असली महसूस किए जाने वाले पड़ाव हैं। मूल पाठ हमसे कहता है कि हमें इन परछाइयों और गहराइयों को जानना है और रास्तों में जो उखड़ती हर श्वास है उसे पहचानना है। यहाँ उखड़ती श्वास का इस्तेमाल कितना मार्मिक है, ये साफ दिखाता है कि जब कोई इंसान अपनी ही परछाइयों का सामना करता है, खुद से लड़ता है, तो वो सफ़र कितना थका देने वाला होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ सच में हर कदम पर सांस फूलने लगती है। खुद को पहचानने की ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत भारी शारीरिक और मानसिक संघर्ष बन जाती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि हमारे मानवीय अनुभव कितने विरोधाभासी हो सकते हैं। इस पंक्ति को देखिए, प्रश्न शाश्वत हैं पुराने, पर नवीनतम खोज है। इंसानियत की शुरुआत से ही सदियों से लोग अर्थ, सत्य और एकांत से जुड़े यही सवाल पूछते आ रहे हैं। ये प्रश्न वाकई बहुत पुराने हैं, शाश्वत हैं। लेकिन जब आप या मैं व्यक्तिगत स्तर पर इन सवालों से जूझते हैं ना, तो हमारे लिए ये खोज बिल्कुल नई होती है। हमारे लिए वो दर्द, वो उलझन, वो रातों की नींद उड़ जाना, वो सब पहली बार महसूस किया जा रहा होता है। ये विरोधाभास इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे दुनिया का सबसे आम और पुराना सवाल एक इंसान के लिए बेहद निजी और अनोखा अनुभव बन जाता है। अब जरा सोचिए, जब इंसान के अंदर इतना गहरा सुन्नापन और इतना डर बैठ जाए तो उसे बाहर की दुनिया कैसी लगेगी? जाहिर है वो अपना यही डर अपने आसपास की हर चीज पर थोपने लगेगा। इस कविता के प्राकृतिक बिंबों को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। हो गई भयभीत लताएं, चिड़िया न गीत गाए। लताएं जो हरियाली और जीवन का प्रतीक हैं, वो यहाँ डरी हुई हैं। चिड़ियाँ जिनका काम ही चहचहाना है, वो अचानक चुप हो गई हैं। लेकिन क्या सच में प्रकृति डरी हुई है? बिल्कुल नहीं। इसका वास्तविक अर्थ है उस इंसान का अपना भावनात्मक शून्यपन और एक गहरी खामोश चिंता। मन अंदर से इतना डरा हुआ है कि उसे बाहर प्रकृति की हर खुशी गायब और खामोश नजर आ रही है। अंदर की खुशी का इस तरह से पूरी तरह मर जाना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और डराने वाला बिंब है। इसी दृश्य को और गहरा करती हुई एक और बहुत ही अचंभित करने वाली पंक्ति यहाँ आती है। पंख फैले पंछियों के, दिख रही यहाँ चोंच है। जरा आंखें बंद करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए। पंखियों के पंख पूरी तरह फैले हुए हैं, यानी उनमें उड़ान भरने की पूरी ताकत है, आसमान भी खुला है। लेकिन फिर भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही है वो है बस उनकी चोंच, एकदम ठहरा हुआ, बेबस और जमा हुआ चित्र। ये क्या है? ये असल में उड़ान की उस पूरी संभावना और एक सुन्न कर देने वाली सच्चाई के बीच का भयानक तनाव है। आपके पास कुछ कर गुजरने की क्षमता तो है, लेकिन गति नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये मन की वो स्थिति है जहां लगता तो है कि सब कुछ मुमकिन है, पर असल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाता।
और ये जो सन्नाटा बाहर प्रकृति में दिख रहा है ना, वो बेवजह नहीं है। ये सन्नाटा असल में कहीं और से आ रहा है, हमारे इंसानी रिश्तों के बीच से, जहां संवाद पूरी तरह से टूट चुका है। अकेलापन तभी तो इतना चुभता है जब रिश्तों के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। चिट्ठियां न आई हैं, अब दिल की बातें जो बताएं। यहां चिट्ठियों का ना आना सिर्फ कागज के पन्नों की बात नहीं है, ये हमारे और आपके बीच के भावनात्मक जुड़ाव के पूरी तरह से कट जाने का प्रतीक है। जब दिल की बातें साझा करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, जब कोई एक दूसरे को सुनने वाला नहीं होता, तब अकेलापन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये पंक्ति हमें झकझोर कर याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया के सन्नाटे से तो हम फिर भी लड़ लेंगे, लेकिन जब अपने ही रिश्तों में, भावनाओं में सन्नाटा छा जाता है ना, तो वो सबसे ज्यादा दर्द देता है। और जब संवाद इस तरह खत्म हो जाता है, जब एक खामोश दूरी बन जाती है, तब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमारा इंतजार कर रही होती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम बस स्वीकार नहीं करना चाहते। ये अंतिम दोहा, सच मानिए, इस पूरी रचना का असली निचोड़ है। न कभी स्वीकारते वे, पर कुछ ना कुछ तो लोच है। यहां एक एकदम स्पष्ट इनकार है, न कभी स्वीकारते वे। सच्चाई चाहे कितनी भी साफ क्यों ना हो, उसे मानने से बिल्कुल मना किया जा रहा है। हम नाटक करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस दिखावे के बावजूद मन में एक लगातार बना रहने वाला, कभी न मिटने वाला संदेह है कि कुछ न कुछ तो लोच है। हम भले ही ऊपर से मुस्कुरा लें, लेकिन मन के किसी बहुत ही गहरे और अंधेरे कोने में ये बात लगातार खटकती रहती है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो है जो अपनी जगह से हिल गया है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस लोच शब्द को सही से समझें। लोच का डिक्शनरी मीनिंग तो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लेकिन यहां कवि ने इसका इस्तेमाल एकदम अलग और बहुत ही गहरे अर्थ में किया है। यहां लोच का मतलब है कोई छुपी हुई खामी, कोई ऐसा अदृश्य पेंच जिसे आप बाहर से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो अंदर ही अंदर पूरी संरचना को, आपके पूरे रिश्ते को खोखला कर रहा है। ये उस उलझन का नाम है जिसे हम ना तो सुलझा पाते हैं और ना ही किसी के सामने मान पाते हैं। ये बस एक ऐसी उदासी है जो हमेशा पर्दे के पीछे अपना काम करती रहती है। तो इस पूरी यात्रा के बाद ये रचना हमें कोई रेडीमेड समाधान नहीं देती, बल्कि ये हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा अपने अंदर झांकिए और पूछिए, हमारे अपने संबंधों में ऐसा कौन सा छुपा हुआ पेंच है, ऐसी कौन सी लोच है जिसे हम जानते हुए भी स्वीकार करने से लगातार इनकार कर रहे हैं। हमने परछाइयों के डर से लेकर रिश्तों की खामोशी तक का सफर तो तय कर लिया, लेकिन असली खोज शायद यही है कि हम उस लोच को पहचानें और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटाएं। आज हमारे साथ इन गहराइयों में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। कविता है, अब यहाँ उत्तर भटकते, अब यहाँ उत्तर भटकते और खटकती सोच है। पंख फैले पंछियों के दिख रही यहाँ चोंच है। अब यहाँ उत्तर भटकते और खटकती सोच है। पंख फैले पंछियों के दिख रही यहाँ चोंच है। अब हमें परछाइयों गहराइयों को जानना है। अब हमें परछाइयों गहराइयों को जानना है। रास्ते पर क्यों उखड़ती हर श्वास को पहचानना है। अब हमें परछाइयों गहराइयों को जानना है। रास्ते पर क्यों उखड़ती हर श्वास को पहचानना है। प्रश्न है शाश्वत पुराने, प्रश्न है शाश्वत पुराने पर नवीनतम खोज है। अब यहाँ उत्तर भटकते और खटकती सोच है। अब यहाँ उत्तर भटकते और खटकती सोच है। हो गई भयभीत लताएं, हो गई भयभीत लताएं, चिड़िया न गीत गाएं। हो गई भयभीत लताएं, चिड़िया न गीत गाएं। अब न आती चिट्ठियां हैं, अब न आती चिट्ठियां हैं, दिल की बातें जो बताएं। हो गई भयभीत लताएं, चिड़िया न गीत गाएं।
अब न आती चिट्ठियां हैं दिल की बातें जो बताएं, न कभी स्वीकारते वे, न कभी स्वीकारते वे, पर कुछ न कुछ तो लोच है। अब यहाँ उत्तर भटकते और खटकती सोच है, अब यहाँ उत्तर भटकते और खटकती सोच है। पंख फैले पंछियों के दिख रही यहाँ चोच है, दिख रही यहाँ चोच है, दिख रही यहाँ चोच है।